chemistry and my today's topic is metal carbonyls. मेटल कार्बोनाइल्स में सबसे पहले आज हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनाइल्स कौन कौन से हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप के हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले जो मेटल कार्बोनाइल बनाया गया वो था टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, और ये बनाया था मिस्टर एल मोंट्स ने। एल मोंट्स ने क्या किया था कि जब रिफाइनिंग ऑफ निकिल की जा रही थी, रिफाइनिंग मीन्स कि जब उसका अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन, निकिल का जब मेटलर्जिकल प्रोसेस चल रहा था तो हमें इम्प्योर निकिल मिला। तो उन्होंने क्या किया, उसको और ज्यादा प्योरीफाई करने के लिए उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई। उन्हें निकिल का कार्बोनाइल कंपाउंड मिला जो कि वोलेटाइल था। तो सारा की सारा जैसे ये इसमें इम्प्योर निकिल है, निकिल भी है और इम्प्यूरिटीज भी हैं। आपने इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई तो ये बन गया NiCO4 और ये वोलेटाइल होता है तो इसमें से वेपोराइज होके बाहर आ जाता है। और अब आप इसकी वेपर्स को कलेक्ट करके और फिर इसको आप दोबारा से गर्म करते हो तो क्या होता है, निकिल अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो आपको निकिल मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इम्प्यूरिटीज नीचे रह जाती है, केवल निकिल ही ऊपर वोलेटाइल कार्बोनाइल बना के आता है, तो आपको यहाँ पे अल्ट्रा प्योर निकिल मिलता है। तो इसको हम रिफाइनिंग में या प्यूरिफिकेशन ऑफ निकिल में हमने इसको सबसे पहले एल मोंट्स ने 1890 में बनाया था। उसके बाद 1910 में कोबाल्ट और मोलिब्डेनम के भी कार्बोनाइल्स बनाए गए, 1926 में क्रोमियम के, 1928 में टंगस्टन, 1936 में रोडियम एंड 1940 में इरिडियम के कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स मिले। और आज जैसा कि हम जानते हैं ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमें नॉन है, जिसमें आपको मोनोन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियर एंड मल्टीन्यूक्लियर ब्रिज कंपाउंड्स भी नॉन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम क्या देखते हैं, जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उसके ऊपर से बहुत इसकी स्ट्रीम को पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मेटल कार्बोनाइल। अब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, एक 1 और एक ये 2, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में रेजोनेंस करते रहते हैं। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, जबकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्चुअल मेटल कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर है उसमें इस वाले स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है और इस स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन कम होता है। इसीलिए आपको कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या जो बॉन्ड लेंथ मिलती है वो ट्रिपल बॉन्ड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल लेकिन उसके लगभग बराबर होती है। Now comes methods of preparation of metal carbonyls, जिसमें वेरी फर्स्ट मेथड जो है वो है डायरेक्ट सिंथेसिस या डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम मेटल लाइक निकिल या आयन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड की स्ट्रीम से कराते हैं। जैसे निकिल के केस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार के ऊपर कराते हैं तो हमें मिलता है टेट्रा कार्बोनाइल निकिल, जबकि 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 बार पे अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पास की जाए तो हमें मिलता है पेंटा कार्बोनाइल आयन। और जितने भी ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं इनमें जनरली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 0 होती है या ±1 होती है, और बहुत ही रेयर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ±2 हो। जनरली लो ऑक्सीडेशन स्टेट या 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ही होती है। सेकेंड मेथड इज रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि एक हम मेटल का सॉल्ट लेके चलते हैं या ऑक्साइड लेके चलते हैं और उसको हम पहले रिड्यूस करते हैं, तो इसलिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और साथ में हमें चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड। तो या तो मेटल का आप यहाँ पे सॉल्ट लेंगे या मेटल का ऑक्साइड लेंगे प्लस लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे आप फर्स्ट मेथड में देख सकते हैं, फर्स्ट रिएक्शन में कि हमने यहाँ क्रोमियम क्लोराइड लिया, एल्यूमिनियम लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया। तो इस रिएक्शन में एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि क्लोरीन से रिएक्शन करके खुद का ऑक्सीडेशन कर लेता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाता है और क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आके 6 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके हेक्सा कार्बोनाइल
क्रोमियम बनाता है। सेकेंड रिएक्शन में हम कोबाल्ट कार्बोनेट लेते हैं और साथ में लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, 8 कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड की तरह, और आपको 170 डिग्री सेंटीग्रेड का बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट मिलता है और साथ में CO2 और H2O। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने रीनियम ऑक्साइड लिया। रीनियम ऑक्साइड में रीनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जो कि 17 कार्बन मोनोक्साइड से रिएक्शन करती हैं। इसमें से 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं और वो रीनियम +7 का रिडक्शन करके रीनियम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं और खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 में। तो आपको मिलता है बाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफ रीनियम, तो 10 कार्बन मोनोक्साइड एज ए लिगेंड एक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में आपने लिया टंगस्टन क्लोराइड, जहां पे टंगस्टन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और जिंक यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है कार्बन मोनोक्साइड लिगेंड की तरह, और आपको मिलता है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेक्सा कार्बोनाइल टंगस्टन प्लस जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट रिएक्शन आपने लिया रुथेनियम ACAC, मीन्स ACAC एसिटाइल एसीटोनेट। तो यहाँ पे एसिटाइल एसीटोनेट जो है लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है और रुथेनियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहाँ आप हाइड्रोजन से इसका रिडक्शन कराते हैं और आप 24 कार्बन मोनोक्साइड एज ए लिगेंड लेते हैं, तो आपको क्या मिलता है, रुथेनियम का कार्बन मोनोक्साइड के साथ ट्राई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और साथ में एसिटाइल एसीटोनेट से उसका हाइड्राइड मिलता है, मीन्स वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन में आपने लिया वेनेडियम ट्राइक्लोराइड और इसकी यहाँ पे रिएक्शन आप रिडक्शन किससे कर रहे हैं, सोडियम से। तो सोडियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है और साथ में आपने लिया डाइग्लाइन कार्बन मोनोक्साइड। तो पहले आपको एक सॉल्ट मिलता है सोडियम डाइग्लाइन, पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एनायन की फॉर्म में किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडिएट। अब हम इसका क्या करते हैं, फॉस्फोरिक एसिड से रिडक्शन करते हैं, तो आपको मिलता है हेक्सा कार्बोनाइल वेनेडियम प्लस हाइड्रोजन। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम 9 कार्बन मोनोक्साइड से कराएं, तो इसमें 4 कार्बन मोनोक्साइड के मॉलिक्यूल एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं और 250 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपको मिलता है पेंटा कार्बोनाइल ऑस्मियम +4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। नेक्स्ट इज फोटोलिसिस एंड थर्मोलिसिस रिएक्शन। देखो आपने लिया लिसिस से, आपको दोनों में समझ में आना चाहिए कि इसमें एक कार्बन मोनोक्साइड का बॉन्ड ब्रेक होगा मेटल के साथ। तो यहाँ आपने लिया अगर पेंटाकार्बोनाइल आयन, इसको अगर आपने फोटोलिसिस किया, सनलाइट की प्रेजेंस में आपने रिएक्शन कराई, एसिटिक एसिड में आपने इसको डिसॉल्व किया, तो आपको मिलता है नॉन कार्बोनाइल डाई आयन। नेक्स्ट एक कार्बन मोनोक्साइड बाहर निकल जाता है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली इस पूरे में से एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो गया मेटल के साथ। नेक्स्ट आपने लिया इसका बाई न्यूक्लियर कंपाउंड, ये वाला, इसको अगर आपने 386 केल्विन तक हीट कर दिया तो यू गेट ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड +15 कार्बन मोनोक्साइड। नेक्स्ट अगर आपने लिया डाई कोबाल्ट सॉल्ट मीन्स बाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इसको अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो यू गेट टेट्रा न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट एंड 4 कार्बन मोनोक्साइड। तो इन सब में आप क्या देख रहे हैं कि मोनोन्यूक्लियर से बाई या बाई से ट्राई या बाई से टेट्रा न्यूक्लियर कंपाउंड्स आपको मिलते हैं। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज बाई बेसिक हाइड्रोलिसिस। ये एक तरह का मिसलेनियस मेथड है जिसको आप किसी कैटेगरी में नहीं रख सकते। दिस वन इज बेसिक हाइड्रोलिसिस। हमने आयन कार्बोनाइल लिया, इसका अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं वी गेट हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स। ये हाइड्राइडो कॉम्प्लेक्स अगेन मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है जिसमें आपको मिलता है ट्राई न्यूक्लियर आयन का कॉम्प्लेक्स। ये ट्राई न्यूक्लियर आयन के कॉम्प्लेक्स में, और अगर आप इधर देखें तो इन दोनों में क्या फर्क है कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है यहाँ पे इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो इट मीन्स ये दूसरे का क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। मैग्नीज ऑक्साइड इसका ऑक्सीडेशन करता है क्योंकि आयन की अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, जबकि इस कॉम्प्लेक्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो इसका खुद का रिडक्शन हो जाता है और ये आयन का ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये थी इसकी लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नाउ वी विल सी फ्यू इंपॉर्टेंट मेटल कार्बोनाइल्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज।
These are few important carbonyl compounds with their physical properties in 3D series. First compound is from fifth group, hexacarbonyl vanadium. It has blue-green color, so these are very fine blue-green crystals and they decompose at 70 degrees centigrade. Their crystal structure is octahedral and they are paramagnetic and the value of unpaired electron is 1. Next, from 6th B, hexacarbonyl chromium. These crystals are white crystals and decomposition temperature is 130 degree and these are also octahedral and they are diamagnetic crystals. Next one is from 7th B group, octacarbonyl bimanganese. These are golden yellow crystals. Their melting point is between 152 and 155 degree centigrade. Next is from 8th B group, pentacarbonyl ion. Second is non-carbonyl bi-ion. Next is dodecacarbonyl tri-ion. तो ये मोनोन्यूक्लियर, ये बाइन्यूक्लियर, ये ट्राइन्यूक्लियर है. ये येलो कलर का लिक्विड होता है जबकि ये ऑरेंज येलो क्रिस्टल और ये ग्रीन क्रिस्टल होते हैं. इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है -120 डिग्री सेंटीग्रेड है. इसीलिए आप देखते हैं ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री सेंटीग्रेड है. और ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसको आप TBP, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लाइक दिस होता है. 3 एक प्लेन में, एक अबव द प्लेन एंड दूसरा बिलो द प्लेन होता है. और जो बाई न्यूक्लियर है वो ऑरेंज येलो क्रिस्टल होते हैं, उनका 100 डिग्री होता है डिकम्पोजिशन टेम्परेचर. और जो लास्ट ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड्स हैं दे आर ग्रीन क्रिस्टल एंड उनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर इज 140 डिग्री. These are few important compounds from 4D series. First compound is from 6th B group, that is hexacarbonyl molybdenum. These are white crystals and decompose at 180 degree centigrade and their structure is octahedral. Next compound is from 7th B group, that is dodecacarbonyl bitellurium and these are white crystals and decompose at 160 degree centigrade. And next is from 8th B group. These are decacarbonyl biruthenium and dodecacarbonyl triruthenium. First one compound is colorless liquid and second one are yellow orange crystal. First one because it has melting point in negative means -22 degree centigrade, that's why it is liquid at room temperature, whereas trinuclear compound is it has melting point 150 degree centigrade, therefore at room temperature this occurs in solid crystal form. Next is rhodium compound, that is dodecacarbonyl tetrarhodium. These are found in red orange crystal and their decomposition temperature is 150 degree. These are important compounds from 6D transition series. First one is from group 6th B, that is hexacarbonyl tungsten. These are white crystals and decompose at 180 degree. You can easily differentiate. Decompose means before melting they get decomposed and melting point means at sharp melting point they change their physical state from solid to liquid. So wherever I am mentioning D means before melting point they are getting decomposed. So hexacarbonyl tungsten also get decomposed at 180 degree and it has octahedral crystal structure. Next compound is from 7th B group, decacarbonyl birinium. These are again white crystals and melting point is 177 degree. It means it has sharp melting point, no decomposition temperature. Before melting point it doesn't get decomposed. Next one is from 8th B means pentacarbonyl osmium, dodecacarbonyl triosmium and dodecacarbonyl tetrairidium. इसमें ऑस्मियम पेंटाकार्बोनाइल जो है ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि माइनस में है तो इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है और इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट जो ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड है दे अकर इन येलो क्रिस्टलाइन फॉर्म और इनका
इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प 224 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि टेट्रा न्यूक्लियर इरिडियम कार्बोनाइल जो है ये येलो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं और इनका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर 210 डिग्री होता है। यहाँ पे आप एक ब्रीफ समरी बना सकते हैं कि आयन, रुथेनियम, ऑस्मियम ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। इन तीनों के जो पेंटा कार्बोनाइल्स हैं ये आपको कलरलेस लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं। साथ में आपको एक निकिल टेट्रा कार्बोनाइल जो है ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा जितने भी कार्बोनाइल्स हैं वो सभी आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं। Now come chemical properties of metal carbonyl compounds. They are broadly divided into 5 categories. First is displacement reaction. In displacement reaction जैसे कि आपने लिया मेटल कार्बोनाइल जिसके अंदर X मॉलिक्यूल्स हैं कार्बन मोनोक्साइड के, तो इसकी रिएक्शन अगर आप ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से या किसी और हाइड्रोकार्बन से कराते हैं तो उसमें से 1, 2 या Y मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एलिमिनेट हो जाते हैं और उसकी जगह आपको मिल जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड या फिर हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट इज एनायनिक कार्बोनाइल्स। एनायनिक कार्बोनाइल्स हम 3 टाइप से बना सकते हैं, इनको हम कार्बोनाइलेट्स भी बोलते हैं। या तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड का बेसिक या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर दो, या आप इसका सोडियम अमलगम से रिडक्शन करा दो, या आप इसकी टेट्रा मिथाइल अमोनियम आयोडाइड से रिएक्शन करा दो। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसमें आप देखेंगे मेटल COX और पूरे के ऊपर क्या होगा इधर -1 और -2, तो इनको हम बोलते हैं कार्बोनाइलेट कंपाउंड्स। नेक्स्ट कैटायनिक कार्बोनाइल्स बनाने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं कि या तो आप कार्बन मोनोक्साइड से इसका रिडक्शन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, या आप इसका प्रोटोनेशन कर दो इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा MrMCO6 और पूरे के ऊपर क्या होगा +1 या +2। तो इनको हम बोलते हैं कैटायनिक कार्बोनाइल्स, इनको हम बोलते हैं मेटल कार्बोनाइलेट्स। नेक्स्ट अगर आप इसका हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको कार्बोनाइल हेलाइड्स मिलते हैं, मीन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल्स मिलते हैं। जैसे ये MOCOX-Y, इसमें से Y क्या हो गए कार्बन मोनोक्साइड के मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए और आपको X जो है का क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप हेलोजिनेशन में क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, तो वही आपके पास जुड़ जाएंगे कितने Y। नेक्स्ट अगर आप इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से या फिर सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपको मेटल मेटल बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा M2CO या तो 2X मिलेगा या इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ आपको M3 मीन्स ट्राई न्यूक्लियर कंपाउंड्स भी मिल सकते हैं। तो ये था ब्रॉड डिवीजन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल सी वन बाय वन ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने लिया पेंटा कार्बोनाइल। अब जैसे कि नाम से ही है कि इसमें एक लिगेंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो अगर हम एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा टेट्रा कार्बोनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आयन, और अगर हम एक बार और रिएक्शन करा देते हैं तो एक लिगेंड और सब्स्टिट्यूट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम हेक्सा कार्बोनाइल मॉलिब्डेनम लेते हैं और पिरिडीन से रिएक्शन कराते हैं तो पहले एक कार्बन मोनोक्साइड फिर एक और कार्बन मोनोक्साइड का डिस्प्लेसमेंट पिरिडीन मॉलिक्यूल से हो जाता है। नेक्स्ट अगर आपने हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम लिया और बेंजीन से कराई, बिकॉज बेंजीन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स सो इट कैन डिस्प्लेस 3 लिगेंड्स एट ए टाइम, तो 3 कार्बन मोनोक्साइड डिस्प्लेस हो जाते हैं और बेंजीन जुड़ जाता है। सिमिलरली अगर आप पेंटा कार्बोनाइल आयन की रिएक्शन C5H6 से कराते हैं तो यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं और आपको एक बाई न्यूक्लियर कंपाउंड मिलता है, जिसमें क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन डोनर है इसके आपको 2 मॉलिक्यूल्स इसमें जुड़ रहे हैं, एक आयन से दूसरा दूसरे आयन से, और इसकी हेप्टिसिटी यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 5। नेक्स्ट अगर आपने ये बाइन्यूक्लियर कंपाउंड ऑक्टा कार्बोनाइल डाइकोबाल्ट लिया, इसकी रिएक्शन अगर आप एसिटाइलिन से कराते हैं तो आप क्या देखते हैं ये भी 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये एट ए टाइम क्या करेगा 2 लिगेंड्स को डिस्प्लेस करेगा। तो ये देखो बाइन्यूक्लियर में RC ट्रिपल बॉन्ड C R जुड़ गया, लेकिन इसका एक जो
पाई बॉन्ड है वो एक कोबाल्ट को, दूसरा पाई बॉन्ड दूसरे कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, बॉन्ड बनाता है और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेस हो जाते हैं। सिमिलरली हेक्सा कार्बोनाइल मोलिब्डेनम लेते हैं और साइक्लोपेंटाडाइइनाइड आयन से या सोडियम साइक्लोपेंटाडाइइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ हेप्टिसिटी 5 इसके साथ मोलिब्डेनम के साथ जुड़ रहा है, तो 3 कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स बाहर डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये थी एनायनिक और मेटल कार्बोनाइलेट। दिस वन इज सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। इसमें हम इसको 3 टाइप से एनायनिक मेटल कार्बोनाइलेट्स बना सकते हैं। फर्स्ट इज बेसिक हाइड्रोलिसिस। बेसिक हाइड्रोलिसिस में आपने पेंटाकार्बोनाइल आयन लिया, तो ये पेंटाकार्बोनाइल आयन OH ग्रुप से रिएक्शन करके आपको बनाता है नेगेटिव आयन या कार्बोनाइलेट आयन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि जैसे आपने ये पेंटाकार्बोनाइल ले रखा था, तो फर्स्ट ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास शिफ्ट करता है, जिससे कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। ये OH जो है इस कार्बन पे अटैक करके इस तरह से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। अब यहाँ आप देखेंगे इस पूरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर OH का अटैक कराया, तो ये आपके ऊपर है नेगेटिव। अब यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होके इधर आता है और ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन आयन के ऊपर आ जाता है, तो ये बन जाता है नेगेटिव आयन, साथ में एक H+ बाहर और CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। तो ये था आपका फर्स्ट मेथड जिसमें आपने मेटल कार्बोनाइलेट्स बनाए। सिमिलरली आप बाई न्यूक्लियर कंपाउंड से भी बना सकते हो। अगर आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करो किसकी प्रेजेंस में, टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। दिस वन इज टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड। तो ये टेट्रा इथाइल अमोनियम आयोडाइड के ऊपर पूरे के ऊपर क्या होता है, +1, तो 2 है तो +2, तो इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज होगा, -2। तो इस तरीके से ये इसकी एक तरह से रिडक्शन रिएक्शन को शो करती है। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एनायनिक और मेटल कार्बोनाइलेट्स एनायन इज रिडक्शन। रिडक्शन के लिए हम सोडियम अमलगम इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन या फिर सोडियम बोरोहाइड्रेट इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन काम में ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए हमने न्यूट्रल कार्बोनाइल कंपाउंड्स लिए। अगर हम इसका रिडक्शन सोडियम अमलगम प्लस टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम टेट्राकार्बोनाइल कोबाल्टेट, क्योंकि यहाँ पे इस पूरे के ऊपर -1 है। और अगर आप बाई न्यूक्लियर सॉल्ट लेते हैं तो आपको मिलता है सोडियम पेंटाकार्बोनाइल मैग्नेट। नेक्स्ट अगर आप हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम ले रहे हैं और सोडियम और अमोनिया से इसकी रिडक्शन करा रहे हैं, तो आपको मिलता है सोडियम पेंटाकार्बोनाइल क्रोमेट, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज होगा। सिमिलरली अगर आप इसका रिडक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड से कराते हैं तो आपको मिलता है सोडियम हाइड्राइडो डेका कार्बोनाइल, सॉरी यहाँ पे होगा टेट्रा कार्बोनाइल क्रोमेट। नेक्स्ट अगर आप हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम की सोडियम बोरोहाइड्राइड से अमोनिया की प्रेजेंस में कराते हैं, तो आपको मिलता है सोडियम डेका कार्बोनाइल डाई क्रोमियम। नेक्स्ट अगर आप डेका कार्बोनाइल रीनियम बाई रीनियम की रिएक्शन रिडक्शन कराते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में, तो अगेन यू गेट -2 आयन ऑन रीनियम कॉम्प्लेक्स, तो इसको हम बोलेंगे रीनिएट। ओके, तो दिस वाज एनायनिक और मेटल कार्बोनाइलेट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड टू प्रिपेयर मेटल कार्बोनाइलेट आयंस इज सब्स्टिट्यूशन। हमने टेट्रामिथाइल अमोनियम आयोडाइड लिया और हेक्सा कार्बोनाइल मोलिब्डेनम से इसकी रिएक्शन कराई, तो आप क्या देखते हो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट हो गया एक आयोडाइड से, तो इस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और ये जुड़ जाता है टेट्रामिथाइल अमोनियम कैटायन से। सिमिलरली अगर आप हेक्सा कार्बोनाइल मोलिब्डेनम की रिएक्शन सोडियम ट्राइबोराइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आप देखेंगे एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्प्लेस हो गया इस नेगेटिव आयन से, इसलिए इसके ऊपर पूरे के ऊपर नेगेटिव आ गया और ये सोडियम पॉजिटिव से जुड़ गया। नेक्स्ट अगर आप पेंटाकार्बोनाइल आयन जो कि न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल जो कि न्यूट्रल है, इसकी रिएक्शन इस आयन से कराते हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी क्या है, एक नेगेटिव है, पेंटाकार्बोनाइल मैग्नेट, तो ये दोनों सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके बाई न्यूक्लियर कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं नॉन कार्बोनाइल आयन मैग्नीज मैग्नेट, जहां पे पूरे के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायनिक
कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस। इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं। फर्स्ट कि हम इसका रिडक्शन कर दें कार्बन मोनोऑक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, क्योंकि AlCl3 है, लुईस एसिड है। आप देखिए ये रिवर्स रिएक्शन हो रही है जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, उसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड को रिप्लेस करते थे क्लोरीन से। यहाँ ऑलरेडी क्लोरीन अटैच्ड है, तो हमने इसके ऊपर क्या किया, क्योंकि इसके ऊपर +1 चार्ज है तभी तो इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और इस पूरे के ऊपर क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड का डिस्प्लेसमेंट करते हैं इस क्लोरीन को हटाने के लिए, तो हमें मिलता है MnCO6+1, और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये किससे जुड़ जाएगा, AlCl4 नेगेटिव से, क्योंकि AlCl3 ने क्या किया, इस क्लोराइड को ले लिया और आपको बना दिया AlCl4 नेगेटिव। सिमिलरली आप इसका प्रोटोनेशन भी कर सकते हैं। प्रोटोन, यहाँ सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में क्या होता है कि आप पेंटाकार्बोनाइल आयन दिया, इसका आप HCl से रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो आप देखते हो ये बन गया FeHCO5 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव है तो इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये अब जुड़ जाएगा BCl4 नेगेटिव से। BCl3 ने क्या किया, इसके Cl को ले लिया, तो ये आपका बन गया BCl4 नेगेटिव। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसके कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स इज कार्बोनाइल हैलाइड्स। कार्बोनाइल हैलाइड्स को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं अगेन दो मेथड से, कि या तो आप पहले कार्बोनाइल लो, उसमें आप हेलोजन से रिएक्शन करके सब्स्टिट्यूशन करा दो, या आप डायरेक्ट मेटल हैलाइड लो, उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से करा दो, तो आपको क्या मिल सकता है, हैलाइड सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स मिल सकते हैं। तो जैसे आपने यहाँ लिया Mn2CO10, तो आपको मिल जाता है MnCO5Br, और इसके दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ये ब्रेक हो जाता है, मेटल मेटल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट आपने MnCO5Br लिया, इसको अगर आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हीट करते हो तो ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर देता है डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड और मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड के बीच में। नेक्स्ट अगर आप FeCO5 की रिएक्शन आयोडीन से कराते हो तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड सब्स्टिट्यूट हो जाता है और उसकी जगह आयोडीन मॉलिक्यूल आ जाता है, तो यहाँ आयोडीन मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट MoCO6 मॉलिब्डेनम का आप कंपाउंड ले रहे हो, दो क्लोरीन से रिएक्शन कराते हो, आपको मिलता है MoCO4Cl2 होल ट्वाइस, मीन्स बाई न्यूक्लियर कंपाउंड मिलता है। और अगर आप हैलाइड ले रहे हो, देखो डायरेक्ट सिंथेसाइज कर रहे हो आप क्या, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो यहाँ आपने रुथेनियम क्लोराइड लिया, यहाँ रोडियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में कराई, तो आपको मिलता है RuCO3Cl2, और जबकि इसमें आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर से आप रिएक्शन कराते हो RuCO2Cl होल ट्वाइस। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या आप कह सकते हो हेलो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कार्बोनाइल इज फॉर्मेशन ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कंपाउंड्स। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट, आप रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करा दो, या आप सिंपल एलिमिनेशन से कर सकते हैं। तो देखिए ये हम फर्स्ट देख रहे हैं सिंपल एलिमिनेशन रिएक्शन से। आपने लिया ब्रोमो पेंटाकार्बोनाइल मैग्नीज, यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे लिथियम पेंटाकार्बोनाइल मैग्नेट, यहाँ मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो लिथियम और ब्रोमाइड बाहर हो जाता है और आपको बाई न्यूक्लियर कंपाउंड डेकाकार्बोनाइल मैग्नीज 2 मिलता है। एक मैग्नीज पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, तो दोनों अब न्यूट्रल में आ जाते हैं। नेक्स्ट आपने रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराई, तो ये हेक्साकार्बोनाइल मॉलिब्डेनम है, इसका आप स्ट्रांगली रिड्यूसिंग एजेंट से आप रिएक्शन कराते हो, जैसे सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो आपको मिलता है Na2MO2CO10। तो यहाँ ईच MO कैरीज -1 चार्ज, तो यहाँ सोडियम 2 इसके साथ जुड़ जाएंगे, पूरे के ऊपर क्या होगा, -2 चार्ज होगा। सो दिस वर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड्स। Now this is the time for exercises. Question number 1. First carbonyl formed is A. Tetracarbonyl nickel pentacarbonyl iron, C. हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम। आपको बताना है सबसे पहले कौन सा कार्बोनाइल बनाया गया था। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 2. कार्बोनाइल which is not a liquid. A. Tetracarbonyl nickel, B.
पेंटाकार्बोनाइल आयन, सी हेक्साकार्बोनाइल क्रोमियम। कौन सा कार्बोनाइल लिक्विड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, कार्बोनाइल जनरली हैव ऑक्सीडेशन स्टेट्स A 0, B 0 और लो ऑक्सीडेशन स्टेट, C हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बोनाइल्स में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4, एनायोनिक कार्बोनाइल्स आर प्रिपेयर्ड बाय A ऑक्सीडेशन, B रिडक्शन, C फोटोलिसिस। कौन से मेथड से कार्बोनाइलेट्स मीन्स एनायनिक कार्बोनाइल्स बनाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनाइल्स in presence of Lewis acid gives A cationic carbonyls, B anionic carbonyls, C neutral carbonyls। प्रोटोनेशन से कौन से कार्बोनाइल्स बनते हैं? आंसर की 1 A, 2 C, 3 B, 4 B, 5 A। तो आपने इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना है, फिर आंसर की से मैच करना है। So students, this was all about metal carbonyl, its introduction, properties and preparation, and in my next lecture we will see structure and bonding and different types of metal carbonyls. Thank you very much for watching this lecture. Bundles of thanks to you. All the very best for your good luck. Thank you.